जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्या करेंगे, केबीसी नैनो का बिहार दरोगा पीटी जो 2213 पोस्ट है, 2213 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी दिया गया है उसी का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। केबीसी नैनो का ये प्रैक्टिस सेट है और ये रहमान सर के द्वारा निकाले गए हैं। ठीक है, तो आप जो है और देखिए 2213 पोस्ट में सब इंस्पेक्टर का पोस्ट जो है वो कितना है, 1998 पोस्ट जो है सब इंस्पेक्टर का है और सार्जेंट का पोस्ट 215 है। तो टोटल कितना हो जाता है 2213। और देखिए इसमें एक महिला के लिए विशेष आरक्षण दिया गया है, जिसमें जो है सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर जो है उनको 683 आरक्षित सीट मिलेंगे और सार्जेंट के लिए 76 पोस्ट, यानी टोटल जो है 759 पोस्ट जो है महिला कैंडिडेट के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही महिला के लिए लाभदायक है। तो चलिए आज जो हम लोग इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करेंगे, उसके बाद जो है हम पर डे एक सेट लगाएंगे। तो चलिए आप लोग चैनल पर बने रहें और अगर नया है मेरे चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने भी दोस्त हैं सबके बीच शेयर करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहला सेट। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। कहता है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए कोई भी मानवीय रोग अगर विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो क्या होता है, उसको पेंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। निम्नलिखित में पूछ रहा है कि सबसे भारी धातु कौन है, तो इन चारों ऑप्शन में सबसे भारी धातु कौन सा है, पारा है। ठीक है, पारा है। और अगर पूछे नॉर्मल पूछे कि सबसे भारी धातु कौन सा है, तो ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु होता है और सबसे हल्की धातु जो है वह लिथियम होता है। सबसे भारी धातु कौन होता है, ओस्मियम, और सबसे हल्की धातु जो होता है वो लिथियम होता है। एक दो पॉइंट और हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि सबसे हल्का तत्व पूछे, अगर तत्व पूछे तो हाइड्रोजन है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है और सबसे भारी तत्व जो है वो हैशियम है। क्या है, हैशियम है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सा गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और सोडा वाटर का पीएच मान जो होता है वह 3 से 4 के बीच होता है, इसीलिए सोडा वाटर क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। कौन सा विटामिन, विटामिन के। देखिए विटामिन के की कमी से जो है, विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग होती है। कौन सा रोग होती है, हीमोफीलिया। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉस्मिक किरणें हैं। तो कॉस्मिक किरणें जो है ये धनावेशित किरणें होती है, यानी कि आवेशित कण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त पदार्थ जो है इसको सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यह यकृत को प्रभावित करता है। किसको करता है, यकृत को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है कि केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती है। तो केरोसिन में पोटेशियम और सोडियम धातु संग्रहित होती है, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में अस्तित्व होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एंजियोस्पर्म के, सॉरी ये नहीं सी में है, एंजियोस्पर्म के प्रजनन संबंधी भाग फूल में अस्तित्व होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि थर्मल फ्लास्क का रजतित तल उष्मा के अंतरण को रोकता है। उष्मा के अंतरण को रोकता है कौन सा, देखिए विकिरण विधि को भी रोक देता है, वो चालन विधि से जो उष्मा का अंतरण होता है उसको भी रोक देता है और संवहन वाला भी रोक देता है। यानी कि
तीनों रोक देता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। साधारण नमक जो हम हर दिन खाते हैं उसमें क्या होता है? उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, यानी सोडियम और क्लोराइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कहता है कि सैटेलाइट यानी उपग्रह का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंग विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रयुक्त होती है। यानी क्या, वो किस लिए किया जाता है? टेलीविजन के लिए इस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिधारी अम्ल का अनुभार 176 है, तो इसका समतुल्य भार कितना होगा? तो इसका समतुल्य भार देखिए, अनुभार बराबर जो होता है, अनुभार बराबर समतुल्य भार इंटू संयोजकता कितना? 3 है, संयोजकता 3 है, अम्ल की संयोजकता 3 होती है, और अनुभार दिया हुआ आपका 176 और समतुल्य भार इंटू 3 इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा? इससे काटेंगे तो 58.66 जो है आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहते हैं कि रासायनिक तत्व के दूसरे तत्व से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? तो संयोजकता से लगाया जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कहता है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो ओ को जो है यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और अगर सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिपेंट कहते हैं ए बी को। सर्वग्राही कौन है? ए बी, और सर्वदाता है ओ, दोनों ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कहते हैं पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो पालक के पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत है, और अगर पूछ दे कि आयरन सबसे अधिक किस में मिलता है, तो मेथी में जो है आयरन की सबसे अधिक मात्रा मिलती है, जो कि राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था? देखिए, अभिनव भारत समाज कह रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी.डी. सावरकर होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट है। देखिए, 1899 में जो है बी.डी. सावरकर और उसके भाई थे गणेश सावरकर ने मिलकर एक मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था। कितना में? 1899 में। और 1904 में बी.डी. सावरकर ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? अभिनव भारत कर दिया। इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर, जो कि ऑप्शन देखते हैं किसमें है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बी.डी. सावरकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कहता है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथ का मतलब होता है 1/4, सरदेशमुखी का मतलब होता था 1/10। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चौथ। आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की, रूज़वेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी की थी? तो मेरठ षड्यंत्र जो हुआ था उसी का टिप्पणी किया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1932 में हुआ था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो ये पानीपत की प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, इसी में जो है बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। अब देखिए, पानीपत के 3 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। द्वितीय हुआ था कब? द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 में हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो तीनों युद्ध को याद रखेंगे और तीनों का ईस्वी सन भी याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कहता है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो देखिए, गौतम बुद्ध को जो है देवता के स्थान
ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। देखिए कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ था, और उसी संगति में यानी चतुर्थ बौद्ध संगति में ही क्या हो गया था, बौद्ध धर्म जो है दो भाग में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान में बट गया था, महायान शाखा में बट गया था। और महायान शाखा ने बुद्ध को क्या किया, भगवान मान लिया और उसी ने उनकी पूजा करना शुरू कर दी। तो इसीलिए राइट आंसर होगा कनिष्क के शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है? द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो लॉर्ड कर्जन ने लिखा है। और कर्जन का जो शासनकाल था 1899 से 1905, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल रहा ये, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकरिया ये जो है सोहरावर्दी संप्रदाय के थे, सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। और शेख बहाउद्दीन जकरिया इल्तुतमिश ने इसको जो है, शेख बहाउद्दीन जकरिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दिया था, शेख उल इस्लाम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। कहता है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, वह नवरत्न कौन कौन थे? कालिदास, धन्वंतरी, बारामिहिर, आर्यभट्ट, विशाखदत्त, शूद्रक, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और अमर सिंह, ये नवों जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कहता है कि वह मुस्लिम शासक कौन था? वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बलबन ने। किसने? बलबन ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा बलबन, ठीक है, बलबन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए जिले इलाही की उपाधि बलबन ने ही धारण किए थे, और दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना भी बलबन ने ही किए थे। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है, जो कि बलबन ने ही शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। कहता है कि नो और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? नो और नेवर ये किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा रहमत अली ने। किसने? रहमत अली, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसका प्रकाशन जो है 28 जनवरी 1933 को किया गया था, 28 जनवरी 1933 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी बताए थे दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है किससे? तो दीवान ए अर्ज विभाग सैन्य से संबंधित है, यानी रक्षा से संबंधित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और इसको स्थापना किसने किया था? बलबन ने। इसके पहले भी हम बता चुके हैं। अब देखिए शाही पत्रकार ये दीवान ए इंसा से संबंधित है, और वित्त विभाग ये दीवान ए मुक्त खराज वित्त विभाग से संबंधित है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव है, जिसका शासनकाल जो है 1098 से 1113 के बीच है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, कहता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो जिन्होंने जो है लिबरल पार्टी से टिकट लड़ा था, मिला था इसको लिबरल पार्टी से 1892 में। लिबरल पार्टी को ही उदारवादी दल कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कहता है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा था। B.A. स्मिथ ने, किसने? B.A. स्मिथ ने प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो कुमारगुप्त थे। कुमारगुप्त, जिसका शासनकाल 414 ईस्वी से 455 के बीच रहा, 414 से 455 के बीच रहा। और धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छदम नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसान की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? इसका राइट आंसर होगा पीर मोहम्मद मुनीस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। कहता है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? तो कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। और राजतरंगिणी इसमें जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और इसमें जो है 8 तरंग है और 8000 श्लोक है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कहता है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है जमींदारों के साथ किया गया। और अस्थाई बंदोबस्त को ही जमींदारी प्रथा कहते हैं। और सबसे पहला अस्थाई बंदोबस्त 1772 में वारन हेस्टिंग ने किया था। फिर 1790 में कर्नवालिस ने किया था। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो ये 1 नवंबर 1858 को घोषणा किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कहता है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय का अनुमानित किया था? भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय का अनुमानित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने किए थे 1868 में। कब? 1868 में। इसमें जो है इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये दिखाए थे। 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय दिखाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका देखिए भारतीय मौसम मुख्यालयों को इसकी स्थापना के देखिए भारतीय मौसम विभाग की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1875 में। कब हुआ था? 1875 में हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है। और 1875 में हुआ। उस समय इसका मुख्यालय जो था वो कहाँ था? कोलकाता था। फिर 1905 में इसका मुख्यालय स्थानांतरण करके शिमला लाया गया। फिर जो है 1928 में इसका स्थानांतरण करके इसका मुख्यालय 1928 में कहाँ लाया गया? पुणे लाया गया। फिर 1928 में पुणे लाया गया। फिर 1944 में इसका स्थानांतरण करके दिल्ली लाया गया। तो इसका क्रम आप देख लेंगे कि पहला कौन सा होगा? कलकत्ता, दूसरा शिमला, तीसरा पुणे और चौथा पे जो होगा वो नई दिल्ली होगा। तो कौन सा हो जाएगा? BCDA देखते हैं किसमें ऑप्शन में है। तो देखेंगे आप ऑप्शन नंबर डी, BCDA इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कहता है कि सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिक तंत्र सागरीय महासागर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। कहता है कि धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। ये आंख में इससे बहुत ज्यादा क्या होता है? जलन होने लगता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। कहता है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो देखिए सबसे अधिकतम ऊर्जा होती है किसकी? गामा किरण की। किसकी होती है? गामा किरण की। उसके बाद जो है एक्स किरण की होती है। उसके बाद पराबैंगनी की। उसके बाद दृश्य विकिरण की होती है। उसके बाद अवरक्त विकिरण की होती है। फिर माइक्रोवेव की होती है। फिर रेडियो तरंग की होती है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दूसरा वाला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा होता है गामा किरण का, लेकिन यह गामा किरण ऑप्शन में नहीं है। तो इन चारों में जो है सबसे ज्यादा किसका होता है? एक्स किरण का। इसीलिए से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 40
कहता है कि निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है यहाँ से जो है 90% से अधिक कोयला प्राप्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लेखरिया से, ठीक है, लेहिया से, ठीक है, लेखहिया से। तो इसका देखिए यहाँ पे जो है 70 मानव कंकाल मिले थे, जिसमें अधिक का सिर जो था वह पश्चिम दिशा की ओर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कहता है सुमेलित क्रियाएं निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं है, तो देखिए कागज ओंटोरिया बिल्कुल सही है, और कागज ओंटोरिया सही है। उद्योग कागज का उद्योग ओंटोरिया में है। सूती वस्त्र उद्योग देखिए ये डेट्रायट जो है ये यूएसए में पड़ता है, और डेट्रायट जो है कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए ओसाका कोबे जो है प्रसिद्ध है। रासायनिक उद्योग के लिए टेक्सास प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। और कार मोटर नगोया ये बिल्कुल सही, यानी कि एक सही है, 3 सही है और 4 सही है। कहता है कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा हो जाएगा? बी। इसीलिए से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सूती वस्त्र उद्योग जो है ये डेट्रायट उसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये ओसाका सूती वस्त्र के लिए ओसाका कोबे प्रसिद्ध है, और डेट्रायट जो है कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? देखिए राजघाट बांध जो है ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई जो है 10.79 किलोमीटर है, और इसकी ऊंचाई 43.8 मीटर ऊंचा है, और यह यूपी के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, और दूसरे नंबर पर गुयाना है, तीसरे पर जो है ब्राजील, और चौथे पर जमैका है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। कहता है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन से सही नहीं है? बड़े देशों के लिए आदर्श ये सही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? देखिए कपास, मूंगफली और मक्का ये खरीफ फसल है, जबकि सरसों जो है ये रबी फसल है। क्या रबी फसल है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, और यह मुख्यतः छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, लेकिन कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी गोंड जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। देखिए न्यूजीलैंड का क्षेत्रफल जो होता है 2,70,467 वर्ग किलोमीटर है, और फिलीपींस का 3,03,300 वर्ग किलोमीटर है, और जापान का 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है, और क्यूबा का 1,09,844 वर्ग किलोमीटर है। तो देखेंगे सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा जापान है, इसीलिए राइट आंसर होगा आपका जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और अगर पूछे कि तांबा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो तांबा का उत्पादन एवं भंडारण सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद जो है झारखंड में। अब देखिए सोना उत्पादन के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन होता है। और देखिए अभ्रक उत्पादन में एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे।
भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कहता है कि लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। लार में जो है वह एमिलेज एंजाइम होती है जो कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, जो कि स्टार्च को क्या करता है? माल्टोज में तोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 मैथमेटिक्स का है, कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30:1। भारत में कोर उद्योग क्या है? देखिए, भारत में जो कोर उद्योग है विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम, ये तीनों क्या है? कोर उद्योग है। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से दो परोक्ष कर है, तो दो परोक्ष कर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड इसका स्रोत नहीं है, जबकि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, ये सब क्या है? और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? औद्योगिक वित्त का स्रोत है, लेकिन जो है नाबार्ड इसका स्रोत नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा है? तो कीमत स्तर घटा है चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसकी कार्यकाल जो है ये 1969 से 74 के बीच है। 1969 से 74 के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कहता है कि वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी? मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी है, तो इसका जसलीन कौर जोसन है। जसलीन कौर जोसन है। और 1997 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी भारतीय कौन थी? कल्पना चावला थी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जसलीन कौर जोसन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जसलीन कौर जोसन, जो ऑप्शन सी है, इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, कहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो गाय के दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के साझा कोष को भारत में अनुमति कब मिली? तो इसका अनुमति मिली 1993 में। और कोठारी पायनियर पहला निजी क्षेत्र का साझा कोष है। कौन है? कोठारी पायनियर। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। विजन 2020 फॉर इंडिया, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है आर्थिक विकास से। किससे है? आर्थिक विकास से। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम का प्रस्तावित था, जो कि भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनने से संबंधित थे। ठीक है, विजन 2020 फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ते जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कहता है कि भारत में सबसे पुराना वृहत्तर उद्योग है। भारत में सबसे पुराना वृहत्तर उद्योग जो है यह सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि जो है प्राचीन काल से ही कपास का उत्पादन भारत में होता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। टार्नेडो, टार्नेडो पृथ्वी का एक भयंकर आंधी तूफान आंधी है जो मुख्यतः उठती है अमेरिका में। कहाँ उठती है? टार्नेडो अमेरिका में उठती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खट्टे दूध में होता है, खट्टे दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। और देखिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक भी जो है वह कौन है? ज्योतिबा फुले ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है बाबा फरीद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो तेल एवं प्राकृतिक आयोग की स्थापना जो है, प्राकृतिक गैस आयोग का स्थापना जो है 1956 में हुआ था और 1994 में इसका नाम बदलकर ONGC रखा गया, ONGC रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? तो देखिए मौलिक अधिकार जो है भाग 3 जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होते हैं, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो है लोकसभा का सदस्य ही होता है, इसीलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना क्या होता है? अधिक होता है, ये भी सही है। और तीसरा है प्रत्येक मत का मूल्य 1 होता है। चाहे कोई भी मत देंगे, प्रत्येक मत का मूल्य क्या होता है? 1 होता है। तो इसका राइट आंसर तीनों सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। CRR में वृद्धि से क्या होता है? अर्थव्यवस्था के मौद्रिक तरलता में कमी आती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे कहता है कि भुगतान संतुलन में निहित होते हैं। भुगतान संतुलन में ये जो है दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार और ऋण तीनों शामिल होते हैं, तीनों निहित होते हैं। इसका मतलब है कि दृश्य व्यापार में वस्तुओं का आयात या निर्यात होता है और अदृश्य में सेवाओं का आयात निर्यात होता है। ठीक है, सेवाओं का आयात निर्यात जो है अदृश्य व्यापार है और वस्तुओं का आयात निर्यात जो है वह दृश्य व्यापार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि मौद्रिक नीति निर्माण भारत में कौन करता है? तो मौद्रिक नीति निर्माण भारत में कौन करता है? तो RBI करता है। देखिए बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तरलता का अनुपात का निर्धारण भी जो है RBI द्वारा किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 74 नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि धान की खेत से निकलने वाली गैस कौन होती है? मीथेन, CH4 यानी मीथेन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दलदली क्षेत्र में जो है मीथेन गैस का निष्कासन होता है। ठीक है, और मीथेन गैस को ही मार्स गैस भी कहा जाता है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में 1 जून तक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? तो महात्मा बुद्ध जो है ईश्वर की सभ्यता को नहीं मानते थे, यानी कि बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जो है आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि तार सेवा, रेल सेवा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लोक सेवा विभाग की स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था, इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी अभियान चलाया था नमक कानून तोड़ने हेतु। देखिए गांधी जी ने दांडी अभियान 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ क्या किया था? शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 के बाद 79 पे 79 पे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो कांडला जो है ये मुक्त व्यापार क्षेत्र है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा सुबुद्ध था। अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय, और इसका प्रमुख अधिकारी जो होता था उसको क्या कहते थे, सीताध्यक्ष कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या है, तो दारुल सफा एक खैराती अस्पताल है, जो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा एक खैराती अस्पताल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था, तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासन 1211 से 1236 के बीच हुआ था, ठीक है, 1211 से 1236 के बीच इल्तुतमिश का शासनकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 पे। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासन जेम्स प्रथम का राजदूत था, तो विलियम हॉकिंस जो है राजदूत था जहांगीर के दरबार में। ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, विलियम हॉकिंस, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि समुद्र मार्ग से अफ्रीकी के चारों ओर की यात्रा करते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा वास्को डिगामा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पे। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसी सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिए थे। करो या मरो का नारा इसी सम्मेलन में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पे। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा, तो ये कहे थे कब, कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता जो है ये वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, और मौलिक अधिकार का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पेश हुआ था, कराची अधिवेशन में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक है, तो वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था कि तिलक जो है भारतीय अशांति के जनक हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, माउंटबेटन योजना आधार बनी देश विभाजन की। माउंटबेटन योजना जो हुआ था वो 3 जून 1947 को था, ठीक है। माउंटबेटन योजना का आधार कब रखा गया था, 3 जून 1947 को, और ये देश के विभाजन का आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था, तो कांग्रेस का शासन 28 महीने तक चला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इसकी स्थापना जो है कौन संबंधित था, तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस रानाडे। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पे। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उसके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी, तो इसका राइट आंसर जो होगा शंकर नायर। इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा सर, देखिए ये ऑप्शन नंबर डी, सर टीबी सप्रू, यानी कि तेज बहादुर सप्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से
किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग दे दिया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सर शंकर नायर ने जो है वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। अब देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, कहता है कि किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है, उसी जगह की देशांतर रेखा, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या है? देखिए ग्रीनविच में कितना है 3, 3 के आगे 6 होगा, यानी कि 3 के बाद 6 है, और पॉजिटिव में इसका मतलब है कि ग्रीनविच टाइम से राइट साइड होगा जितने भी डिग्री होगा, इसका मतलब 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटा का अंतर होता है, तो 3 घंटा का अंतर है तो 45 डिग्री देशांतर का होगा, और राइट साइड जाएंगे तो ये पूर्व होगा, इसलिए राइट आंसर होगा 45 डिग्री पूर्व, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो देखिए सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से, यानी कि ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार जो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पंजाब में नलकूपों से सिंचाई जो है 90% होता है, और हरियाणा में जो है 84% होता है, और उत्तर प्रदेश में 72% होता है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? हल्दिया, हल्दिया जो है ये वेस्ट बंगाल में है, जामनगर, जामनगर कहाँ है? गुजरात में है, और नुमानीगढ़, नुमानीगढ़ जो है असम में है, और पनानगुड़ी ये तमिलनाडु में है, यानी कि डी आपका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। 98 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो राइट आंसर होगा तापी। तापी जो है क्या होता है? एस्चुरी बनाती है। देखिए नर्मदा, तापी और माही, नर्मदा, तापी और माही जो है एस्चुरी बनाती है, तीनों नदी एस्चुरी बनाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत में मानसून का आगमन केरल में होता है, 1 जून तक केरल में मानसून आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 100 नंबर, कहता है कि आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाला कर को किस नाम से जाना जाता है? तो आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा कर कहा जाता है, सीमा कर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।